हेलो दोस्तों। जो ये सेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड। देखिए काफ़ी बच्चों की कॉल्स थी, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम पर क्या मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। और फोन पे कई बार बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, और काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो परेशान होंगे कि यार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम पर क्या आंसर राइटिंग हमें करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर करनी भी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। आता होगा ना आपके मन में डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता भी कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस आने वाला है और वो अलग ही लेवल का है। मतलब प्रीलिम्स एक बार फिर भी क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन देखिए कुछ चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन में एक तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, और एक चीजें सारी दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप उनको कॉपी पे उतार पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन यूज द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर द आंसर राइटिंग। ठीक है, और कैसे हम इसको मैनेज करें। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा, और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत प्यारा क्वालिटी कंटेंट लेकर आए जो आपकी एचपीएस, एचपीएनटी, एचपीएलएड में सिलेक्शन में काफी हेल्प करे। तो देखो आंसर राइटिंग का जो ये लेक्चर है ये सिर्फ एचपीएस के लिए नहीं है, मैं एग्जांपल एचपीएस का लेके चल रहा हूँ ये, लेकिन आपका एचपीएनटी और एचपीएलआईडी के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हम तैयारी कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आप देखिए आप कौन से कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूं एचपीएस की, तो यहां पर आप इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हिमाचल जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ही मेजर मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आप प्रिपेयर करते हैं फॉर दी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आप भी कर रहे होंगे ये, तो किसी ने पॉलिटी प्रिपेयर कर लिया होगा, किसी ने हिस्ट्री प्रिपेयर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जैसे आप बोलेंगे कि प्रीलिम्स में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही है ना, तो इस वजह से मैंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा है। मैंने थोड़ी सी सिलेबस मैपिंग मेंस के साथ कर दी है। आप प्रीलिम्स में जनरल साइंस भी पढ़ते होंगे, ठीक है, लेकिन जनरल साइंस एज सच आपको मेंस एग्जामिनेशन में एचपीएस के देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर अवॉइड कर दिया है। मैंने यहाँ पर वो कंपोनेंट लिखे हैं जो आप पढ़ते प्रीलिम्स के लिए हैं, लेकिन जिनकी एप्लीकेबिलिटी हमें कहीं ना कहीं मेंस में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो बात कर ली कंपोनेंट्स की, कौन से कॉमन कंपोनेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि किस कंपोनेंट में हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, ये आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है और क्यों करनी है। दोस्तों देखो, जब आप इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद पॉलिटी का टीचर हूँ, तो इंडियन पॉलिटी को हम डिवाइड कर लेते हैं ना डिफरेंट कंपोनेंट में। जैसे आपने भी डिवाइड कर ली होगी, लक्ष्मीकांत में भी डिवाइडेड है कि सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, देन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन प्रेम्बल है, देन इंडियन यूनियन है, देन राइट्स है। तो इस तरीके से डिवीजन आपने भी करी है। और जो मेजर मेजर डोमेन्स, मैं डोमेन्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डोमेन में मल्टीपल चैप्टर आ जाएंगे लक्ष्मीकांत के, या फिर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया, मेकिंग आ गया, फीचर्स आ गया, प्रेम्बल आ गई, अमेंडमेंट आ गई। तो एक मेजर बॉडी आपकी ये बनती है जो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। सिमिलरली आप राइट्स एंड ड्यूटीज प्रिपेयर करते हो, जस्टिसेबल राइट्स जिनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, नॉन जस्टिसेबल राइट जिनको हम डीपीएसपी कहते हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये प्रिपेयर की। देन यू ऑल्सो प्रिपेयर सेंटर स्टेट रिलेशन, जहां पर आप इमरजेंसी की बात करते हो, इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हो, जोनल काउंसिल की बात करते हो। देन एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, लेजिस्लेचर पढ़ते हो, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जुडिशरी पढ़ते हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हो। और दूसरे सारे के सारे टॉपिक्स आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट मानते हो और इनको अच्छे से कवर करते हो ना आपने। मैंने बताया भी आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स पे बच्चों का फोकस बहुत ज्यादा रहता है। नो डाउट इनके अंदर भी आपने सब प्रायोरिटी बना रखी कि कौन सा टॉपिक इनमें भी अंदर और इंपॉर्टेंट करना है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंस में है, देन गवर्नर इंपॉर्टेंस में है, देन प्राइम मिनिस्टर आता है, देन वाइस प्रेसिडेंट आता है, देन कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो सब प्रायोरिटी भी आपकी सेट है, लेकिन आप प्रिपेयर इन्हीं टॉपिक्स को करते हो फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, मेजोरिटी। अब यहाँ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आप इसको यूज करके मेंस के आंसर लिख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है एचपीएस के, आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। डिस्क्राइब द बेसिक टेनेट्स ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड है एनालाइज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनेशनल पीस एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्कस द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों क्या ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि आपको सेपरेट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के बाद इनके आंसर लिखने के लिए। क्या आपको लगता है, क्या आप लोग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन प्रोसीजर प्रीलिम्स में पढ़ने के बाद उसके लिए 60 वर्ड नहीं लिख सकते हो। कोशिश तो करो,
और अगेन दोस्तों माइंडसेट हमें चेंज करना होता है। हमें लगता है कि यार आंसर राइटिंग एक डिफरेंट ही एरिया है जिसके लिए शायद हमें कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा, लेकिन अगेन याद रखिए कि किसी भी आंसर राइटिंग की जो शुरुआत होती है वो हमेशा कंटेंट से होती है। शुरुआत सबसे पहले आपको कंटेंट से करनी पड़ती है। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर अच्छा कंटेंट है आपके पास, आपने पढ़ लिया है, आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि भाई ये 6-7 स्टेप है अमेंडमेंट प्रोसीजर के। जैसे अगर आप लोगों की टिप्स पे है कि ये बिल प्राइवेट मेंबर या फिर जो पब्लिक मेंबर है, मिनिस्टर है, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, दोनों हाउसेस स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास करेंगी, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना है। अगर ये बेसिक आपको आइडिया है तो आप अमेंडमेंट प्रोसीजर क्यों नहीं लिख सकते? कंटेंट पता होना चाहिए ना सबसे पहले, तो कंटेंट आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रक्चर वाला पार्ट कि आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो 4 मार्क्स के आंसर में तो हम कहते हैं ना कि आप लोगों को स्ट्रक्चर की इतनी जरूरत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये स्टेटअप नहीं भी फॉलो करोगे 4 मार्क्स में तो भी चलेगा, क्योंकि वर्ड लिमिट ही 60 है। तो आप लोग लिखना तो शुरू करो, आप लोग एक वेग तरीके से लिखना शुरू कर दो, आप सीधे पॉइंट लिखना शुरू कर दो कि अमेंडमेंट प्रोसीजर इज एज डिस्क्राइब्ड बिलो, अमेंडमेंट प्रोसीजर इज एज डिस्कस्ड बिलो, 1 2 3 पॉइंट, जो भी आप लिखना चाहो शुरुआत तो करो। अगेन मेरा पॉइंट यही है कि आप लोग एक बार लिखने की हैबिट डालोगे ना, तो अगेन इसका फायदा आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पक्का होगा, क्योंकि जब आप मेंस के लिए आंसर लिखोगे तो आप लोगों को देखोगे कि आपको कौन कौन सी चीज याद है। जैसे आप लिखने बैठोगे आपको पता लगा कि यार स्पेशल मेजोरिटी में आगे क्या था, कि 2/3 मेजोरिटी किसकी थी। जब आप यहाँ पे फंस जाओगे ना, आप तुरंत बुक पे वापस जाओ, देखो कि क्या लिखा है स्पेशल मेजोरिटी के आगे, कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग है, क्या है, फिर वो आप कभी नहीं भूलने वाले। तो आपको यही स्टाइल करना पड़ेगा कि सबसे पहले कंटेंट पे आप प्रीलिम्स के लिए जो काम कर रहे हो उसको अपने शब्दों में लिखना शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछे गए हैं। अगर आपको मैं क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर आपसे बहुत एनालिटिकल थिंकिंग मांग रहे हैं। उन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ती है, टॉपिक में डीप में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप लोग क्यों इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी अच्छे से मेंशन कर रखी है, उसका क्रिटिसिज्म आपको सेपरेशन ऑफ पावर से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अगेन इंडियन प्रेसिडेंट का प्रोसेस आपको पता है, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डर किससे लग रहा है, क्रिटिकली एनालाइज से। तो आप देखिए कि क्या पॉइंट्स हैं जहां पर हमें इशू देखने को मिलता है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है प्रेसिडेंट के, तो वो एक इशू है, या फिर आपने सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही क्यों फॉलो किया है, तो वो इशू है। तो वो वाले पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई सेपरेट नॉलेज या सेपरेट तैयारी नहीं करनी है मेंस आंसर राइटिंग की। जो आप पढ़ रहे हो अगर उसी को आप लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमें सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। हम अगर पढ़ने के बाद 15 मिनट निकाल के जो भी हमने पढ़ा है अगर उसको हम नहीं लिख सकते तो दोस्तों हमारी तैयारी फिर सही डायरेक्शन में फ्यूचर में भी नहीं होने वाली है। ठीक है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो अब आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकता तो एटलीस्ट पीवाईक्यू का आंसर तो लिखिए। ठीक है, अगला देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। यहाँ पर टॉपिक क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका एक्सपोजर है, लेट मी चेक। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857, देन है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1908 टू 1918 जहां पर हम रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की बात करते हैं, होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं, एडवेंट ऑफ गांधी जी की बात करते हैं, गांधीयन मूवमेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, देन इंपॉर्टेंट एक्ट्स कमीशन एंड वायसरॉय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आप प्रीलिम्स के लिए भी इनको ही पढ़ते हो। अब आप क्वेश्चन देखिए एक बार मॉडर्न हिस्ट्री से। क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द मेजर सिपाही म्यूटिनीज बिफोर 1857 रिवोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाईलाइट द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ बेहरमजी मालाबारी, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, give an account of 3 important events of Viceroy Lord Chelmsford period, examine critically the major famines falling in India during the period 1858 to 1947 और recommendation of the major famine commission। दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ढंग से कर रखी है, अच्छी कर रखी है, तो ये आंसर लिखने आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। देखिए मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मेरी बात समझिए कि 3 महीने का टाइम मिलता है अप्रोक्सीमेटली आपको प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, जहां पर आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चों से है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
जिनको महारत हासिल है आंसर करने में, अगर आप लोगों ने उनसे compete करना है, अगर आप लोगों ने उन लोगों को चैलेंज करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो अभी से होनी चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यहाँ पर आप लोग बिगिनर हैं, 1 साल से तैयारी करें, 2 साल से तैयारी करें, किसी का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आपका कंपटीशन किन बच्चों से है? आपका कंपटीशन उन बच्चों से जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, जो पहले मेंस लिख के बैठे हुए, मेंस में सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो लोग तैयार होके आएंगे, उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो जो भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसको अगर आप लिखना शुरू करें, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें, दोस्तों आपकी आंसर राइटिंग तो इंप्रूव होगी, आपका लिखने का स्टाइल तो इंप्रूव होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को नॉलेज में भी एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। मेरा ये वादा है आपसे, ठीक है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, बेसिकली मेरा लॉजिक सिर्फ यही है कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। आप लोग देखेंगे कि पेपर में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप लोग अपनी प्रीलिम्स और मेंस की रिक्वायरमेंट को मैच कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। अगला देखिए, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन क्लाइमेट एंड मॉनसून, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, सेटलमेंट, इंडियन डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड देयर लोकेशन। यही मेजर डोमेन्स हैं आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के। इन्हीं चीजों को हम कवर करने को कहते हैं कि इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर लो, इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी कवर कर लो। कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के 10 में से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए, पक्का से आप ठीक कर लोगे। अब मेंस के क्वेश्चन देखो, नेचुरल वेजिटेशन इज द आउटकम ऑफ क्लाइमेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। चलो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एनालिटिकल मान लेता हूँ, इसको आप अवॉइड कर दो, अभी मत लिखिए। डिस्क्राइब द चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, लिख सकते हो। Analyze the distribution of population in India with special reference to area of very high and low very low density, जिसमें लाहौल स्पीति आ गया। Then state the geographical factor which influence the rural house types in India. Highlight various characteristics of monsoonal rainfall in India. Discuss various measures for the development of drought-prone areas in India. अब दोस्तों various characteristics of monsoonal rainfall, इसके लिए आप प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या अलग पढ़ोगे? वही पॉइंट आप लिखोगे ना जो अभी लिखते हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉनसूनल रेनफॉल की, सीजनल है, हमें ब्रेक्स देखने को मिलती हैं, 2 ब्रांचेस में आती हैं, तो यही पॉइंट्स तो लिखने हैं। और प्रीलिम्स में भी यही पढ़ते हैं और मेंस में भी यही लिखना है। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हो तो उसके बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद, जीएस पढ़ने के बाद, अगर आप 15-20 मिनट पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ प्रीलिम्स के अगर आप मेंस के आंसर भी लिख दोगे दोस्तों, आपके लिए बहुत बेटर साबित होने वाला है। तो आंसर राइटिंग आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से ही हो रही है, और प्रीलिम्स के बाद आपके पास बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं, सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस है, गांधीयन थॉट है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, देन गवर्नेंस है। उनके आंसर लिखिएगा उस टाइम के, अभी तो इनके आंसर लिख लो ना क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं इनको। देन एनवायरमेंट, इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ते हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इंडियन लॉज, यही मेजर टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के। आप क्वेश्चंस देखिए, आप एप्रिशिएट करेंगे इस फैक्ट को कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे नहीं लिख सकते, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर अभी मैं बोलूं कि कॉपी पेन उठाओ और ये लिखो कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तो आप में से 90% बच्चा मुझे लगता है कि 6 से ज्यादा पॉइंट लिख सकता है, 6 से ज्यादा पॉइंट। मैं कॉन्फिडेंस का कह सकता हूँ क्योंकि एक जर्नल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बहुत स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं चाहिए, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से आप इसको आंसर कर सकते हो। बात रही स्ट्रक्चर की, बात रही ओरिएंटेशन की, फ्लो की, वो दोस्तों कभी भी इंप्रूव हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो नेचुरली आपको अपने पहले आंसर में और 10वें दिन के आंसर में फर्क देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी खुद की सोच डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हाट इज एसिड रेन, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट प्लस जनरल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, देन एक्सप्लेन द वेरियस थ्रेट्स टू हिमालयन इकोसिस्टम। व्हाट इज रामसर साइट। दोस्तों आप लोग प्रीलिम्स में रामसर साइट रट के जाते हो क्योंकि हर बार एनटी में क्वेश्चन आता है, हर बार एचपीएस में क्वेश्चन आता है। देन डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सोलर मिशन, आप लोग न्यूज में देखते हो, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इंडियन लॉज एंड इनिशिएटिव आप पढ़ते भी हो। ठीक है, अगर हम बात करें अगला इंडियन इकोनॉमी की, यही मेजर टॉपिक है जो आप पढ़ते हो, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन पॉवर्टी, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इंडियन प्लानिंग। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। जिसने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है वो क्यों नहीं लिख सकता कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसने गवर्नमेंट बजटिंग के साथ साथ पढ़ा है फॉरेन पॉलिसी वाला, वो क्यों नहीं लिख सकते ऐसा क्वेश्चन। डिस्क्राइब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन। What are the 4 limitations of new agriculture strategy of green revolution? Current affair plus economy, static plus dynamic. What were the objectives of FRBM Act? प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, मेंस में भी आया है। दोस्तों सेम टॉपिक्स हैं, आप लोगों को लिखना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पर अगेन कंटेंट आपने अगर उस पर पकड़ अच्छी बना रखी है ना तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेकर आइए। आप यूटिलिटी देखिए कि अगर आप यूटिलिटी देखेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि देखो प्रीलिम्स में पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, तो अगर आप जब भी आंसर लिखने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स में भूल गया हूं।
आपको जैसे क्या होता है कि मुझे याद है कि यार मुझे ना, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट आर दी कॉजेस फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा कि मेरे नोट्स में 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो जब मैं आंसर लिखने बैठा तो मुझे याद आया कि 5 ही याद आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपने नोट्स में 7 पॉइंट पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों जब मैं 2 पॉइंट्स दोबारा देखूंगा ना, मैं कभी नहीं भूलने वाला उनको। तो यही ओरिएंटेशन में आपको कहने को यही समझाना चाहता हूँ आपको। अगला है हिमाचल जी के, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, सोशल लाइफ है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, मिसलेनियस है। लेकिन हिमाचल जी के में हल्का सा मेंस का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स से डिफरेंट है, और कुछ एडिशनल टॉपिक हैं, जैसे टूरिज्म आ गया, ठीक है, जैसे गवर्नेंस आ गई, पूरी हिमाचल प्रदेश की लोकल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हो आप हिमाचल के प्रीलिम्स के लिए भी, एंड हिस्ट्री आप पढ़ते हो हिमाचल के प्रीलिम्स के लिए भी। अब क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। डिस्कस द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग बर्थ एंड डेथ ड्यूरिंग अमंग किन्नौर ट्राइब। अब किन्नौर ट्राइब तो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो ना यार। अगला क्वेश्चन है, एक और देखते हैं, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली अमंग ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। तो सोशल लाइफ तो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो। एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। डिस्कस सम फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव टेकन इन हिमाचल प्रदेश। डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के लिए जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे वहीं से आंसर होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सेपरेट पैराग्राफ हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है, जिसमें सारे इनिशिएटिव लिस्ट डाउन कर रखे होते हैं। अगर आप इस बार का भी इकोनॉमिक सर्वे देखो तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजना, 3 पहले करके फिर स्टेट गवर्नमेंट की योजना सारी मेंशन कर रखी है, तो वहीं से आपका आंसर निकलता है इसका। तो जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ही रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो मेंस के लिए भी क्यों नहीं काम करोगे इसका। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव था। लास्ट है करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके लिए आपके मेंस की राइटिंग हो सकती है। आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन पढ़ते हो। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ऑफ स्किल इंडिया मिशन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का, गवर्नमेंट स्कीम का। तो स्किल इंडिया मिशन तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ही, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि यार ये टॉपिक बड़ा है, जैसे एमजी नरेगा है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, बड़े बड़े टॉपिक हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कीम है। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बड़ी स्कीम है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्या पता मेंस में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेंस के सिलेबस में एज सच MIDH लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता लग रहा है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रज्ञान रोवर ऑनबोर्ड चंद्रयान 2। डिस्कस 4 एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर DM। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ कार्टोसैट 3 सैटेलाइट। आप प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ते हो, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो कि कौन सा मिशन किसने लॉन्च किया। आपने चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले रखी होगी, आपने गगनयान के बारे में इंफॉर्मेशन ले रखी होगी। अब आपकी ओरिएंटेशन क्या होगी, जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि किसने कौन सा मिशन लॉन्च किया, आप ये भी देखोगे उस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यही मेरा एक पूरा प्लान था कि आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा हुआ है उससे पहले PYQs लिखो और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव ज्वाइन करना है, तो 800 रुपीज में हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जहां पर हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की प्लस करंट अफेयर जो कि बहुत अच्छे ओरिएंटेशन के साथ हैं, देन आपको हिमाचल जी के कंप्लीट मॉड्यूल, PYQ PDF एंड लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। एक प्रीलिम्स पावर पैक है जहां पर आपको प्रीलिम्स का सारा कंटेंट हम सिर्फ 2400 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड काफी बच्चों ने एनरोल किया है। डोंट बी लेट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा, एंड प्लीज प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है आपके इस एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।